नमस्कार साथियों, यह मेरा नया चैनल है जिस पर मैं आप लोगों को देश विदेश की बड़ी बड़ी खबरें सरल भाषा में समझाऊंगा और साथ ही पेंशन, आपकी जेब और आम आदमी की जिंदगी पर असर डालने वाले हर फैसले की सच्ची तस्वीर भी दिखाऊंगा। अगर आप मुझे सच्चा और बेबाक पत्रकार मानते हैं और मेरी पत्रकारिता का साथ देना, सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन भी दबा दीजिए ताकि हमारा कोई भी जरूरी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज 18 नवंबर 2025, सीधे मुद्दों पर आते हैं। आज का पूरा विश्लेषण आपकी जेब, आपकी मासिक पेंशन, आपके बुजुर्ग अवस्था की सुरक्षा और आने वाले महीनों में होने वाले उन नीतिगत परिवर्तनों पर केंद्रित है जिनका सीधा असर आपके परिवार के बजट पर पड़ेगा। बिना किसी औपचारिक भूमिका के हर बिंदु को क्रम से सरल लेकिन पेशेवर अंदाज में रखते हैं ताकि आप केवल सुने नहीं, समझकर अपने निर्णय भी मजबूत कर सकें। पहला और केंद्रीय विषय ईपीएस 95 से जुड़े पेंशन धारकों का संगठित, शांतिपूर्ण लेकिन बेहद प्रभावी विरोध प्रदर्शन जो दिल्ली स्थित ईपीएफओ मुख्यालय के बाहर हुआ। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, मध्य प्रदेश, तेलंगाना समेत अनेक राज्यों से आए हजारों पेंशन धारक एकजुट हुए और यह स्पष्ट कर दिया कि वे अब दया या प्रतीकात्मक बढ़ोतरी नहीं बल्कि अपने अधिकार के अनुरूप सम्मानजनक पेंशन चाहते हैं। यह भीड़ केवल संख्या नहीं थी, ये उन पुरुषों और महिलाओं की जीवंत आवाज थी जिन्होंने अपने सबसे मेहनती साल देश की सेवा और उत्पादन में लगाए और अब अपने उम्र के अंतिम पड़ाव में न्यूनतम गरिमा के साथ जीना चाहते हैं। इस आंदोलन का संचालन ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति की ओर से किया गया। समिति की मांगें 3 स्तंभों पर टिकती हैं। पहला, न्यूनतम मासिक पेंशन को कम से कम 7,500 पर सुनिश्चित किया जाए। दूसरा, पेंशन पर महंगाई भत्ता डीए जोड़ा जाए ताकि कीमतों में बढ़ोतरी के साथ पेंशन की वास्तविक क्रय शक्ति सुरक्षित रहे। तीसरा, वरिष्ठ नागरिकों के लिए उपयुक्त स्वास्थ्य सुविधाएं, बेसिक हेल्थ कवरेज, रियायती मुफ्त ओपीडी, नियमित हेल्थ चेक और उम्र अनुकूल सहायता व्यवस्थित रूप से उपलब्ध कराई जाए। यह तीनों मांगे कोई अतिरिक्त विशेषाधिकार नहीं बल्कि सामाजिक अनुबंध के भीतर न्यूनतम मानक तय करने की मांग है। न्यूनतम 7,500 पेंशन के संदर्भ में बात को जमीन पर उतरकर देखें तो पता चलता है कि आज भी बड़ी संख्या में पेंशन धारकों को 102,030 जैसी रकम मिल रही है जो मौजूदा महंगाई में एक घर का बुनियादी मासिक खर्च भी पूरा नहीं कर पाती। दवाइयों और डॉक्टर की फीस से लेकर किराया, बिजली पानी के बिल, राशन और स्थानीय परिवहन, हर मोर्चे पर खर्च बढ़ा है। ऐसे में यह कहना कि 7,500 न्यूनतम मानक होना चाहिए किसी तरह की राहत याचना नहीं बल्कि गरिमापूर्ण जीवन की शर्त है। पेंशन का मकसद ही यही है कि आयु के उस दौर में जब व्यक्ति पूरी तरह से श्रम आय पर निर्भर नहीं रह सकता, उसे पूर्वानुमेय और पर्याप्त आय मिले। अब महंगाई भत्ते डीए पर आइए। अक्सर पेंशन धारकों को डीए का लाभ नहीं मिलता जबकि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के साथ बाजार कीमतें निरंतर बदलती रहती हैं। यदि पेंशन पर डीए जोड़ा जाए तो हर बार महंगाई बढ़ने पर पेंशन में भी समुचित समायोजन होगा और वास्तविक आय का ह्रास नहीं होगा। डीए का तंत्र वस्तुतः एक सुरक्षा कवच है जो पेंशन को समय के साथ निष्प्रभावी होने से बचाता है। यही कारण है कि डीए लिंक को लेकर आवाज लगातार उठती है और आज इसे आंदोलन के केंद्र में रखा गया है। तीसरी मांग, स्वास्थ्य सुरक्षा। उम्र बढ़ने के साथ स्वास्थ्य पर खर्च सबसे बड़ा और सबसे अनिश्चित खर्च बन जाता है। निजी अस्पतालों का बोझ भारी है और सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी दबाव स्पष्ट है। ऐसे में बेसिक हेल्थ कवरेज, वरिष्ठ नागरिक अनुकूल ओपीडी, नियमित जांच और दीर्घकालिक रोगों की प्रबंधन सुविधाएं पेंशन धारकों के लिए अनिवार्य सहारा है। यह मांग आर्थिक तर्क के साथ साथ मानवीय गरिमा का भी प्रश्न है। समिति के प्रतिनिधियों ने साफ शब्दों में कहा है कि उच्चतम न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्देशों और स्पष्टियों के बाद भी जमीनी स्तर पर अपेक्षित रूप से राहत नहीं पहुंची है। इसीलिए शीर्ष स्तर पर प्रत्यक्ष हस्तक्षेप कर ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि पात्र पेंशन धारकों को न्याय समय पर मिले और व्यवस्था पारदर्शी तथा सरल बने। साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया गया
कि अगर मांगों की अनदेखी हुई तो आंदोलन का दायरा राज्यों की राजधानियों, क्षेत्रीय कार्यालयों और बड़े शहरों तक विस्तार पाएगा। यह लोकतांत्रिक ढांचे के भीतर संगठित और शांतिपूर्ण दबाव समूह की भूमिका है, जो कई बार नीतिगत मेजों पर ठोस विमर्श की शुरुआत करवाती है। इस आंदोलन के सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और नीतिगत प्रभाव को समझना जरूरी है। जब हजारों नागरिक तथ्य और संयम के साथ अपनी बात रखते हैं तो एक तरफ नीति निर्माताओं को फीडबैक का विश्वसनीय स्रोत मिलता है और दूसरी तरफ सार्वजनिक विमर्श में पेंशन को खर्च नहीं बल्कि सामाजिक सुरक्षा में दीर्घकालीन निवेश के रूप में देखने का नजरिया मजबूत होता है। वित्तीय वर्ष के बजट अभ्यास में भी ऐसे संकेत नीतिगत प्राथमिकताओं को प्रभावित करते हैं, चाहे वह न्यूनतम पेंशन का फर्श तय करना हो, डीए लिंक का ढांचा बनाना हो या वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य के लिए अलग विंडो तैयार करना। अब दूसरे बड़े मुद्दे पर आते हैं, ईपीएस 95 के पेंशन गणना आधार के लिए वेतन सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव। बातचीत का केंद्र यह है कि जो वेज सीलिंग फिलहाल 15,000 प्रतिमाह है, उसे बढ़ाकर 25,000 किया जाए। यह विचार 2026 की शुरुआत में लागू करने की दिशा में चर्चा में है। अंतिम निर्णय निश्चित रूप से संबंधित मंत्रालयों और बोर्ड स्तरीय विचार विमर्श के बाद ही होगा, पर इसका संभावित असर समझना हर कर्मचारी और पेंशन धारक के लिए व्यावहारिक रूप से महत्वपूर्ण है। ईपीएफओ संरचना में कर्मचारी अपनी बेसिक वेजिंग सैलरी का 12% पीएफ में जमा करता है। नियोक्ता भी 12% देता है, जिसमें से 8.33% हिस्सा कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस में जाता है। पर यह 8.33% डॉलर्स पूरी बेसिक पर नहीं, वेज सीलिंग तक सीमित होता है। अभी यह सीमा 15,000 है, इसलिए प्रतिमाह ईपीएस में जमा लगभग 1,249.5 व्यवहार में 1,250 के आसपास बैठता है। यदि सीमा 25,000 कर दी जाती है तो यही अंशदान लगभग 282.5 व्यवहार में 283 के आसपास हो जाएगा, यानी महीने दर महीने पेंशन कोष में अर्थपूर्ण वृद्धि। दीर्घकाल में यह बढ़ा हुआ आधार आपकी अंतिम पेंशन गणना में मदद करता है, क्योंकि पेंशन योग्य वेतन और सेवा वर्षों का गुणनफल वहीं से आकार लेता है। कई दर्शक स्वाभाविक रूप से पूछते हैं, क्या इससे उनकी आज की इन हैंड सैलरी घटेगी? जवाब स्थिति विशेष पर निर्भर करता है, क्योंकि नियोक्ता कर्मचारी योगदान संरचना और पेरोल कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग संस्थानों में थोड़ी भिन्न हो सकती है। पर व्यापक तस्वीर में देखें तो यह परिवर्तन रिटायरमेंट सुरक्षा के लिए मजबूत ईंट साबित होता है, विशेषकर उन कर्मचारियों के लिए जो मध्यम और लोअर मिडिल आय वर्ग से आते हैं और जिनके पास अलग से भारी निवेश करने की क्षमता सीमित है। औपचारिक पेंशन आधार का मजबूत होना दीर्घकाल में निर्णायक फर्क पैदा करता है। यह भी ध्यान रहे कि नियोक्ता पक्ष के लिए शुरुआती लागत दबाव एक वास्तविक चिंता है, पर संस्थागत दृष्टि से रिटायरमेंट सुरक्षा में निवेश संगठन की साख, प्रतिभा, आकर्षण और दीर्घकालीन उत्पादकता को बढ़ाता है। यही कारण है कि कई प्रतिष्ठान ऐसे बदलावों को रणनीति स्तर पर एम्प्लॉय वैल्यू प्रपोजिशन का हिस्सा बनाकर देखते हैं। कुछ हलकों में इस समूची पुनर्रचना को अनौपचारिक तौर पर ईपीएफओ 3 कहकर भी चर्चा में लिया जा रहा है, मतलब ऐसी संरचना जिसमें मौजूदा ढांचे को अधिक सुसंगत और भविष्योन्मुख बनाया जाए, फिर भी अंतिम रूप हमेशा की तरह सरकारी अधिसूचना के साथ ही तय माना जाएगा। अब तीसरा प्रमुख विषय सरकारी कर्मचारियों के लिए 1 जनवरी से डीए महंगाई भत्ता में संभावित संशोधन और आगे चलकर 8वें वेतन आयोग की संभावनाएं। प्रथागत रूप से डीए का पुनरीक्षण वर्ष में 2 बार होता है और यह उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जैसे संकेतकों से जुड़ा रहता है। जब डीए किसी उच्च स्तर जैसे लगभग 50% के आसपास पहुंचता है तो कई बार सरकारें डीए को बेसिक वेतन में मर्ज करके नया पे मैट्रिक्स लागू करती हैं। इसके साथ फिटमेंट फैक्टर, एचआरए और अन्य भत्तों की गणना आधार में भी समायोजन आता है। अगर 1 जनवरी से डीए में उल्लेखनीय वृद्धि होती है तो इसका सीधा असर इन हैंड वेतन के साथ साथ डीए लिंक्ड पेंशन पर भी दिखता है। यहां समझने योग्य बात यह है कि वेतन आयोग और डीए समायोजन केवल मासिक वेतन पर्ची का आंकड़ा नहीं बदलते, बल्कि पीएफ, एनपीएस योगदान, ग्रेच्युटी, लीव एनकैशमेंट,
पेंशन योग्य वेतन, संभावित एरियर और आयकर की योजना तक का गणित प्रभावित करते हैं। इसलिए विवेकपूर्ण यही होगा कि आप परिदृश्य आधारित तैयारी रखें। यदि डीए X% तक बढ़े तो आपकी कर देयता, आपकी कटौतियां, आपकी सीटीसी और आपके दीर्घकालीन सेवानिवृत्ति लक्ष्यों पर क्या असर पड़ेगा, यह सब पहले से कागज पर उतार लें। इससे किसी भी आधिकारिक घोषणा के साथ आप तुरंत गणना करके सूझबूझ से निर्णय ले पाएंगे। अब कुछ व्यावहारिक तैयारियां जिन्हें आप आज ही लागू कर सकते हैं। ईपीएफओ पोर्टल पर यूएन प्रोफाइल अपडेट रखें। मोबाइल, ईमेल, पैन, आधार, केवाईसी और बैंक डिटेल सही हों। ई नॉमिनेशन पूरा कर लें। यह एक छोटी प्रक्रिया है लेकिन आगे चलकर बड़े अड़ंगे से बचाती है। ईपीएफ पासबुक समय समय पर डाउनलोड करके देखिए। अंशदान की लय समझ में आती रहेगी और वेज सीलिंग में बदलाव होने पर उसके असर का पता भी तुरंत चल जाएगा। पेंशन धारक साथी अपने बैंक में जीवन प्रमाण पत्र, लाइफ सर्टिफिकेट की स्थिति देख लें, हेल्थ कवरेज या सरकारी योजनाओं की पात्रता जांच लें और चिकित्सा रिकॉर्ड सुव्यवस्थित रखें। ऐसा करने से आकस्मिक स्थिति में परिवार को निर्णय लेने में आसानी होती है। ईपीएस 95 के संदर्भ में एक शिक्षाप्रद बात और पेंशन की गणना ब्रॉडली इस रूप में समझी जाती है कि पेंशन इक्वल पेंशन योग्य वेतन पैस सेवा वर्ष वो 70। इस फार्मूले का उद्देश्य यह दिखाना है कि आधार जितना ऊंचा होगा और सेवा वर्ष जितने अधिक होंगे उतना बेहतर अनुमानित परिणाम मिलेगा। यदि वेज सीलिंग 15 से 25 जाती है और आपके औसत पेंशन योग्य वेतन पर उसका परिलक्षित असर आता है तो गणना का आधार सुधरता है। वास्तविक परिणाम आपके सेवा इतिहास, अंतिम महीनों के औसत और लागू नियमों पर निर्भर करेंगे। इसीलिए किसी उदाहरण को अंतिम सत्य न माने पर दिशा अवश्य समझें। जो साथी हायर पेंशन जैसे विकल्पों पर विचार करेंगे, बीजेपी बड़ी पर भी जे रहे हैं, उन्हें दस्तावेज, सेवा रिकॉर्ड, ज्वाइनिंग डेट, वेज ब्रेकअप और पूर्व संस्थानों से ट्रांसफर इनका हिसाब साफ रखना चाहिए। फॉर्म भरने से पहले निर्देशों को ध्यान से पढ़ें, शर्तों को समझें और जहां जरूरत हो अधिकृत स्रोत से लिखित स्पष्टता लें। सबसे अहम सिद्धांत, बड़े वित्तीय निर्णय केवल आधिकारिक आदेशों, नोटिफिकेशनों के आधार पर ही लें। किसी भी अफवाह या अनौपचारिक संदेश पर भरोसा करने से बचें। अब पूरे परिदृश्य को एक साथ रखकर देखें तो 18 नवंबर 2025 की तारीख पर खड़े होकर 4 बातें साफ दिखती हैं। पहली, ईपीएस 95 पेंशन धारकों की आवाज अब स्पष्ट, संगठित और तथ्य आधारित रूप से राष्ट्रीय विमर्श का केंद्र बन चुकी है। न्यूनतम 7-5-100 पेंशन, डीए लिंक और स्वास्थ्य सुरक्षा जैसी मांगें न्यायसंगत और समयोचित हैं। दूसरी, ईपीएस वेतन सीलिंग को 15 से 25 करने का विचार यदि अमल में आता है तो 8.33% अंशदान का मासिक आंकड़ा लगभग 1,250 से बढ़कर करीब 283 हो जाएगा, जिससे भविष्य पेंशन की नींव मजबूत होगी। तीसरी, 1 जनवरी से डीए समायोजन और आगे 8वें वेतन आयोग की चर्चा सिर्फ सैलरी नहीं, पीएफ, एनपीएस, ग्रेच्युटी, पेंशन रिफिक्सेशन और टैक्स प्लानिंग तक असर डालती है। चौथी, इन सब के बीच आपकी तैयारी, दस्तावेज साफगी और जागरूकता ही सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। यहां एक धन्यवाद योग्य बात भी दर्ज कर दूं। हमारे सजग सब्सक्राइबर लगातार कहते हैं कि नीतिगत खबरों को शोर से अलग करके सरल और तथ्यनिष्ठ भाषा में रखा जाए। आपकी यही भागीदारी इस काम को अर्थ देती है। जब जब आप सटीक जानकारी परिवार, सहकर्मियों और समाज के साथ साझा करते हैं तो हजारों लोगों के फैसले बेहतर होते हैं। किसी का पेंशन क्लेम समय पर निपटता है, किसी का हेल्थ कवरेज सही समय पर सक्रिय होता है, किसी की मासिक योजना तनाव मुक्त होती है। जानकारी की यही सामुदायिक साझेदारी असल में सबसे बड़ी शक्ति है। जो साथी पहली बार जुड़े हैं वे इस बात पर जरूर ध्यान दें कि कोई भी परिवर्तन तब तक अंतिम नहीं होता जब तक उसकी आधिकारिक अधिसूचना जारी न हो जाए। लेकिन तैयारी हमेशा पहले से शुरू हो सकती है, यही परिपक्वता है। और जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनका आभार। आपके सवाल और सुझाव ही बताते हैं कि अगली बार किस पहलू पर और गहराई से बात करनी है।
किस गणना को और स्पष्ट करना है और किस प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझाना है। आपकी यह सतत प्रतिक्रिया इस पूरे मिशन को दिशा देती है। अंततः एक सीधी, स्पष्ट और जिम्मेदार बात पेंशन केवल रकम नहीं, मेहनत की जिंदगी का सम्मान है। जिन लोगों ने अपनी युवावस्था में संस्थानों को खड़ा किया, उत्पादन बढ़ाया, कर चुकाया और समाज के पहिए को गति दी, उनके लिए बुजुर्गावस्था में गरिमापूर्ण आय सुनिश्चित करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है।